हेलो दोस्तों, मैं संजीत आज आपके सामने फिर से आया हूं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। और इस ब्लॉग का टॉपिक है टू इन्वेस्टिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ रीजनल पार्टीज इन अपकमिंग जनरल इलेक्शन 2024। इंडिया में क्षेत्रीय पार्टियों का जो रीजनल पार्टीज हैं उसके क्या इम्पैक्ट हैं इन रिगार्ड्स टू जनरल इलेक्शन 2024 जो कुछ ही सप्ताह के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं और उसका रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक में आने वाला है ना। पहले इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम इस बीच में ये जानना चाहते हैं कि मैं आज इस टॉपिक का चर्चा क्यों कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो ये समझाना पड़ेगा, हाल के कुछ दिनों में रादर कुछ वीक्स और महीनों में आपने सुना होगा बहुत से क्षेत्रीय दल के जो सीनियर लीडर हैं वो अपने आप को या तो प्राइम मिनिस्टर का दावेदार बोलते हैं या वो इस कोशिश में लगे दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ महीनों पहले वेस्ट बंगाल इलेक्शन के बाद ममता बनर्जी ने अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के रूप में प्रोजेक्ट करना चालू किया। इसके तहत वो बंगाल से बाहर गोवा गई, त्रिपुरा गई और आसाम के कुछ हिस्सों में गई और ऐसा लगने लगा कि ममता बनर्जी और मोदी के कंपटीशन में आ गई हैं। अब बंगाल से चलते हैं बिहार की तरफ। ये बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, कुछ वीक पहले और महीनों पहले ही जब ये इंडी गठबंधन का फॉर्मेशन हुआ था तो उसके फाउंडिंग फादर हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी थे और उन्हें मीडिया, अपोजिशन का एक तबका और कुछ लोग, कुछ यूट्यूबर दिन रात इस बात का नैरेटिव चलाने लगे कि नीतीश कुमार जैसा प्रधानमंत्री का दावेदार और कोई हो नहीं सकता है और मोदी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंपटीशन दे सकते हैं और ये शायद फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर हैं। फिर उससे पहले हम वहाँ से उठ के दिल्ली आते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो फाउंडिंग फादर हैं, रादर उनके जो हेड हैं अरविंद केजरीवाल जी के, आपने इनका प्राइम मिनिस्टर बनने के हसरत ये बहुत दिनों से पाल के बैठे हैं और आपने देखा होगा गाहे बगाहे वो दिल्ली से उठ के गुजरात, पंजाब, दूसरे स्टेट में जाने की इसलिए कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी का यदि कोई अल्टरनेटिव है तो वो कांग्रेस नहीं, वो आम आदमी पार्टी है और उसके संस्थापक हेड अरविंद केजरीवाल जी प्राइम मिनिस्टर पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। साउथ के भी कुछ लीडर का गाहे बगाहे लाइक स्टालिन साहब और समटाइम आपने टीआरएस के जो हेड हैं उनका भी सुना होगा कि वो भी प्राइम मिनिस्टर बनने का दावेदार रखते हैं। लेकिन क्या ये स्टोरी सारा जानने के बाद क्या हम इस बारे में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन नहीं करें कि सही में ये जो रीजनल पार्टी अपने आप को क्लेम करते हैं या बीच बीच में उठ के आते हैं और इस तरह से कुछ यूट्यूब चैनल वाले, मीडिया वाले एक नैरेटिव चलाते रहते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा लेकिन आपको यूट्यूब ओपन करने पे आप आर्काइव फ्यू वीक्स पहले का खोजोगे तो नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, खरगे साहब को, ये सारे लोग प्राइम मिनिस्टर बना चुके थे। अब हम इसकी असलियत के बारे में थोड़ा सा जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ टॉप जम्मू कश्मीर। उसमें रीजनल पार्टीज का हाल आपको पता है। महबूबा मुफ्ती एंड जो जम्मू कश्मीर के एक्स चीफ मिनिस्टर थे फारूक अब्दुल्ला, इनका तो एक दो एमपी का सीट होता है, इनको हम पार्किंग लॉट में डालें। अब आ जाए दिल्ली में मैंने आपको ये बोला अरविंद केजरीवाल जी की हसरत रहती है, लेकिन आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जो एक ऑरा क्रिएट किए हुए थे जब वो पॉलिटिक्स में आए और उसके बाद वो सारा ऑरा किस तरह से कोलैप्स हो गया और वो एक्सपोज हो गए। इनके कई सारे मिनिस्टर्स आज के डेट में जेल में हैं। मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक ये मानती है कि अरविंद केजरीवाल खुद भी करप्शन में सबसे ज़्यादा डीपली डूबे हुए हैं और वो आज तक के हिंदुस्तान का इस 70-75 साल के इतिहास में यदि वन ऑफ द मोस्ट करप्ट लीडर यदि कोई पैदा लिए हैं, एक ऐसे लीडर जो हिपोक्रेट हैं, जो झूठ बोलते हैं, उसमें अरविंद केजरीवाल जी का नाम टॉप लीडर्स में आएगा क्योंकि ये बहुत ही कम टाइम में खुद को सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर लिए। और उसका कारण रहा, आपने देखा होगा, एक तो दिल्ली में भी उन्हें सीट नहीं मिलती है लोकसभा इलेक्शन में क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द जो पब्लिक है दिल्ली की वो उन्हें इस लायक ही नहीं समझती हैं। और दूसरा, यदि उन्हें स्टेट इलेक्शन में मिलता है तो वो इसलिए मिलता है क्योंकि उनकी डिलीवरी सिस्टम कुछ अच्छी है और वो लोगों को इस तरह से बिजली माफ, ये माफ, जो इजी तरीका है वो प्रलोभन देकर के वोट को एक तरह से मैं बोलूंगा लोगों को मिसगाइड करके वोट लेते हैं, जिसके कारण वो दिल्ली में शासन किया। और पंजाब की स्टोरी कुछ अलग है। पंजाब में इसलिए नहीं क्योंकि लोग अरविंद केजरीवाल जी को पसंद करते हैं, मैं इसके बारे में भी कभी अलग से ब्लॉग करूंगा, लेकिन उसका रियल रीजन ये है कि पंजाब में लोग नेशनल पार्टियों से उब चुके थे। अब नेशनल पार्टी आप बोलोगे कि बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी के साथ अकाली था, बीजेपी के साथ एक मैं बोलूंगा कि नेचुरल हेट्रेड है सिख कम्युनिटी का, जिसके कारण वो मोदी को वोट नहीं देते हैं।
कांग्रेसियों को उन्होंने मौका दिया, उसके बाद उन्होंने देखा कि अरविंद केजरीवाल को वो ट्राई करें। दैट इज द रीजन वो जो फॉल आउट में अरविंद केजरीवाल जी को पंजाब मिला। ऐसा नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी से प्रभावित होकर के लोगों ने उन्हें वोट किया या उनकी पार्टी को वोट दिया। उसके बाद आप आ जाएं तो वो वहां से ज्यादा कहीं जाने वाले नहीं है। आने वाले 10-15 सालों में या तो चीफ मिनिस्टर बन के रहें, नहीं तो दिल्ली से भी उनकी पार्टी चली जाएगी और उनका फ्यूचर आगे मुझे नहीं दिखाई देता है। अब आ जाते हैं बिहार में, जेडीयू। नीतीश कुमार जी एक भले इंसान हैं, उन्होंने शुरू में काफी अच्छा शासन दिया। उनके पार्टी का जो टॉप लेवल का ग्रोथ है वो ऑलरेडी बिहार ने देखा हाल के दिनों तक, लेकिन स्लोली ड्यू टू हिज एज, ड्यू टू हिज लैक ऑफ एपेटाइट टू डूइंग अ गुड वर्क, उनकी पार्टी का और उनका ब्रांड इमेज वीक होता चला गया। और आज के डेट में मैं ये बोलूंगा कि जदयू की जो पार्टी है वो आने वाले 5-6 सालों में या तो बीजेपी में विलीन हो जाएगी या इनका मेजोरिटी वोट शेयर शिफ्ट हो जाएगा, और या तो रहेगी तो एक छोटी इनसिग्निफिकेंट पार्टी बनकर के, काफी छोटी पार्टी बनकर के बिहार में रहेगी। इसलिए मुझे नहीं लग रहा है कि नीतीश कुमार जी से या जेडीयू से आगे आने वाले चुनाव में या उसके बाद वाले चुनाव में नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। ममता जी की स्टोरी में अदर 2 ब्लॉग्स में शेयर कर चुका हूं और मेरा ये ऐसा अपना मानना है कि ममता जी की भी पार्टी और ममता जी की पॉलिटिक्स एक ढलान पे है। दैट्स नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर एंड अनदर अपकमिंग इलेक्शन इन असेंबली इलेक्शन द पार्टी रादर इन दिस लोकसभा इलेक्शन एज वेल and upcoming assembly election the party is going to be more weaker. Most of their party members is going to join BJP. Yes, I'm not saying that TMC is going away from the politics from the West Bengal. It's not. ऑफ कोर्स वो पार्टी रहेगी, आने वाले कुछ वर्षों तक डेफिनेटली रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सेकंड लाइन ऑर्डर लाइक अभिषेक बनर्जी वगैरह को आगे किया है ममता दी ने, और वो डेफिनेटली आने वाले कुछ समय तक अपोजिशन में बीजेपी के अपोजिशन में असेंबली इलेक्शन में भी और नेशनल लोकसभा इलेक्शन में भी रहेगी। लेकिन ये नेशनल परिप्रेक्ष्य में, कॉन्टेक्स्ट में कोई बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं करने वाली है। उसके बाद मैं आता हूं बीजेडी का ये 2024 इलेक्शन में बीजेपी और बीजेटी, जो बीजेडी नंबर 1 पार्टी इन उड़ीसा एंड बीजेपी नंबर 2 पार्टी इन उड़ीसा, इन दोनों पार्टी का कोलैबोरेशन करना बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट हैं, उन्हें ये आश्चर्य लगा होगा, लेकिन मुझे ये आश्चर्य नहीं, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है बीजेपी का। क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि नवीन बाबू के जाने के बाद उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी है और हो सकता है ये लास्ट टाइम वो चीफ मिनिस्टर बने हैं। अपकमिंग जो 2024 में लोकसभा असेंबली दोनों का इलेक्शन है, तो उसमें हो सकता है चीफ मिनिस्टर बने, बट बीच मिड टर्म में ही आप देखोगे कि शायद वो चीफ मिनिस्टर छोड़ के अपना कोई सक्सेसर बना दें या बीजेपी को अलाउ करें वो लीड करने को, जिससे इन फ्यूचर क्या होगा, बीजेपी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टी के रूप में उड़ीसा में उभरेगी और उसे लोकसभा and assembly election दोनों में इसका benefit होगा, which BJP can enjoy till very long period of time, because BJP is a national party, they have a succession plan, they have a leader, and they can continue for a very long period of time with a similar vote transforming from the BJP, which can happen same in Bihar with the JDU. So कई लोगों को यह आश्चर्य लगता होगा that बीजेपी ने जेडीयू को इतना स्पेस क्यों दिया, बीजेपी ने बीजेडी के साथ क्यों कमेंट, बट बीजेपी का ये कोलैबोरेशन जो है, ये मर्जर एंड एक्विजिशन मैं उसको बोलता हूं इन बेसिकली कॉर्पोरेट लैंग्वेज, this will have a very long term impact, which is a very strategic, and that's the reason I believe that the BJP NDA and the BJP top leadership are playing with a very strategic mindset and with a very long term planning and a strategy, which is a very clear move by seeing all these things. And so ये है, and then साउथ के जो कुछ पार्टी के लीडर हैं लाइक स्टालिन एंड ऑफ कोर्स इन तेलंगाना के सी आर राव, मुझे ये लगता है आइदर इनकी स्थिति आने वाले टाइम में भी थोड़ी वीक होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, बट दे आर नॉट गोइंग टू एक्सपैंड देयर बेस इन द स्टेट और आउटसाइड द स्टेट इन नियर फ्यूचर. In the similar way, in Maharashtra also you see that Uddhav Thackeray is one of the, I would say that Shiv Sena at this point is one of the weakest times since many decades. And Uddhav politics is going to be decided by 2024 election. यदि वो कुछ सीट ला पाने की स्थिति में होंगे तो शायद वो कुछ वर्षों तक पार्टी को कंटिन्यू कर पाएंगे. यदि 2024 इलेक्शन में उनकी स्थिति काफी वीक पड़ी एंड कंटिन्यूस टू द असेंबली इलेक्शन ऑल्सो, देन मुझे लगता है कि उद्धव की पार्टी का भी इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम कमिंग, बिकॉज द शिवसेना का जो अदर घरा है, जो उनकी आइडियोलॉजी और इनके साथ जो चल रही है, शायद वो लंबे समय तक कंटिन्यू करें और भी कुछ लोग जुड़ें, या हो सकता है बाद में उद्धव भी उस पार्टी में आ जाए. दिस आई कैन सी विद माई ओन इनसाइट एंड इनसाइड thinking about the politics. NCP is again going for a, I would say that generational change, and शरद पवार साहब ने काफ़ी कोशिश किया उनकी अपनी लड़की को एस्टैब्लिश करने का, बट ड्यू टू दिस डिवीजन दैट हिज नेफ्यू गॉट सेपरेटेड एंड उन्होंने अलग पार्टी ला के बीजेपी के साथ कंबाइन किया. मुझे ऐसा लगता है दैट एनसीपी पार्टी
will again will have a recalibration after this 2024 election. If not with the Lok Sabha election, then definitely with the assembly election in 2024 Maharashtra ka. And then I believe that either the NCP going to be rejoined again in the leadership of his nephew. So these are my understanding. RJD, again, one part I missed in Bihar. RJD is going to be continue like the opposition party in Bihar, in assembly, and in the Lok Sabha election as well. They are definitely not going to be a die very soon, and they will be a strong because they have a very strong vote base with the Yadav and Muslim community, and because whoever is opposing with the BJP, they will definitely have a significant vote share as a opposition voter. In the same way with the UP also, I believe that Mulayam Singh Yadav's son, Akhilesh Yadav, will have an advantage as an opposition party to NDA or BJP, and they will have a significant vote share. But I'm not going to say those significant vote share is a good enough to form the government in the state or make any big jolt to the BJP in Lok Sabha election. But they are going to keep continue with this sort of vote share and this sort of seat in assembly election. So in a nutshell, I would confidently say in another 10 years or 15 years, I see the regional party will not have any impact. Some of the party is going to be completely collapse or go out of the scene. Some of the party could sustain and keep doing the same thing for a long period of time, or sometime they could come in one of the state for some time. And this story is going like that, but regional party is not going to have a much impact for a long period of time. Iske kai advantage, disadvantage, which I would share with you in some other blogs. There are a lot of nitty-gritty that is there by this situation. Is there any scope for the Congress party to utilize the opportunity from the regional party weakness in coming time? That I can share with you some other day in other blog. आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? क्या आप भी ऐसा मानते हैं जैसा मैं सोच रहा हूँ? प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करें. एंड इफ यू रियली वांट मी to create this sort of blog, please like, share and subscribe. Till the time, thank you so much for watching and take care of yourself. Speak to you soon.